की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं हर निर्माण के लिए आदर्श सीएम की बात, फख्र है ताकत। राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। पैरामाउंट ग्रुप। सेल्स एक नौकरी, पोस्ट या टारगेट के पीछे भागने की मजबूरी नहीं है। सेल्स एक जोश है, जुनून है, एक जज्बा है। अगर बेचना है आपकी आदत और जीतना है आपकी फितरत, तो आप बन सकते हैं सेल्स का बाजीगर। सुकैब प्रेजेंट्स ETV सेल्स का बाजीगर इन पार्टनरशिप विद दैनिक जागरण जल्द आ रहा है आपके शहर में। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें। तो भैया वेरी सिंपल, हमें अपने सेल्स का हुनर दिखाइए। क्या पता ये मौका आपकी जिंदगी बदल दे। राजनीति की बिसात जहां सजती है रोज, हजार कठिनाई में भी जो हंसता है रोज, बार बार बिखर के भी जो संभलता है रोज, कहने सुनाने के साथ जो सुनता है रोज। अपना यूपी देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं हर निर्माण के लिए आदर्श सीएम की बात, फख्र है ताकत। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। Xiaomi मोबाइल फॉर मी। लंदन में BBC ब्रॉडकास्टिंग हाउस से आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया। मार्गरेट थैचर नहीं रही, वो आयरन लेडी यानी कि लौह महिला के नाम से विख्यात थीं। मगर आयरन लेडी का ये संबोधन भारत में एक नहीं 2 तस्वीरें उभारता है। एक ऐसी भारतीय नेता की याद दिलाता है जिनका व्यक्तित्व कुछ ऐसा था कि उनको भी लौह महिला कहा जाने लगा था। पुरुष प्रधान राजनीति की दुनिया में जबरदस्त दबदबा बनाने वाली इन लौह महिलाओं की शख्सियतों में क्या कुछ समान था, ये जानने की कोशिश की पारुल अग्रवाल ने। 2 देश, 2 अलग शख्सियतें, दोनों ही के नाम एक जैसा इतिहास। मार्गरेट थैचर और इंदिरा गांधी अपने अपने देशों की इन पहली महिला प्रधानमंत्रियों के तेवर मिलते जुलते थे। मिसेस गांधी बड़ी डिटरमेंट थी, मिसेस थैचर बहुत डिटरमेंट थी। वो कॉमन था, डिसाइसिव थी और एक दोनों के स्ट्रेंथ थी। मिसेस गांधी हमेशा हिंदुस्तान का सोचती थी और फिर कैसे हिंदुस्तान को दुनिया में फिट करना है। मिसेस थैचर का भी यही रवैया था। To destroy democracy. अपने सख्त और विवादास्पद फैसलों के लिए मशहूर हुई मार्गरेट थैचर और इंदिरा गांधी की परिस्थितियां और विचारधाराएं अलग थीं। That he wanted the European Parliament. लेकिन संसद के भीतर जब बात फैसला लेने की हो तो दोनों महिलाओं का दबदबा लगभग एक जैसा था। No, no, no. वो दोनों औरतें खूब कंट्रोल करती थी अपनी कैबिनेट को, उनके खिलाफ कोई नहीं आवाज उठा सकता था। मिसेस गांधी भी वैसी ही थी और मिसेस थैचर भी वैसी थी, इसमें कोई शक नहीं है। और सब उनसे डरते थे, इसमें भी कोई शक नहीं है। थैचर ने ब्रिटेन की राजनीति और महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई। इंदिरा गांधी जमीनी बदलाव नहीं ला पाई हों, लेकिन उनके रहते महिलाओं में पहली बार खुलकर सामने आने की एक उम्मीद जगी। हालांकि इन दोनों शख्सियतों की राजनीतिक जमीन एक दूसरे से बेहद अलग थी। मार्गरेट थैचर हमेशा एक डेमोक्रेटिक प्राइम मिनिस्टर रही। इंदिरा गांधी के बारे में अगर देखो तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन किया, उन्होंने भारत की लोकशाही को बहुत नुकसान पहुंचाया, मेरी मान्यता है। मार्गरेट थैचर इंदिरा गांधी से प्रभावित थीं और कई मौकों पर उन्होंने खुलकर इसका इजहार भी किया। ब्रिटेन की राजनीति और इस देश के इतिहास पर मार्गरेट थैचर की छाप हमेशा रहेगी, लेकिन उनके निधन के साथ भारत और ब्रिटेन के राजनीतिक संबंधों के युग का अंत हो गया है। जब इंदिरा गांधी और मार्गरेट थैचर जैसे नेताओं के आपसी संबंधों की छाप राजनीति पर प्रभाव कायम करने का दम रखती थी। पारुल अग्रवाल, BBC, लंदन। ग्लोबल इंडिया में आगे देखिए, बर्फीले पहाड़ों पर स्कीइंग करते सैलानी, कहां का है ये नजारा, बताएंगे आपको, बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार।
लेकिन पहले बीबीसी ग्लोबल एक्सक्लूसिव राउंड अप, दुनिया की बड़ी खबरों पर बीबीसी की खास नजर। सऊदी अरब में खुद पर हुए हमले के 9 साल बाद बीबीसी संवाददाता फ्रैंक गार्डनर एक बार फिर वहां पहुंचे। सऊदी अरब यमन के साथ अपनी सीमा पर 1800 किलोमीटर लंबी बाड़ खड़ी कर रहा है। उसका कहना है कि इस सीमा से यमन के रास्ते उसके यहां ड्रग्स और हथियारों की स्मगलिंग और अलकायदा चरमपंथियों की घुसपैठ होती है। यमन को अलकायदा के एक प्रमुख गुट का अड्डा माना जाता है। यमन में चरमपंथियों के बढ़ते प्रभाव से परेशान सऊदी अरब ने लाल सागर से सटी सीमा पर बाड़ लगानी शुरू कर दी है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में बीबीसी संवाददाता बेन राइट ने नागरिकता की मांग के लिए हो रहे रैली का जायजा लिया। पूरे अमेरिका में ऐसी रैलियां हो रही हैं जिनमें ऐसे अप्रवासी नागरिकता की मांग कर रहे हैं जिनके पास कोई कानूनी दस्तावेज नहीं है। अनुमान है कि अमेरिका में करीब 1 करोड़ से भी ज्यादा ऐसे अप्रवासी हैं। इनमें अधिकतर हिस्पैनिक समुदाय के लोग हैं। अमेरिकी संसद में जल्द ही इन अप्रवासियों के लिए एक विधेयक लाए जाने की संभावना है। परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान में 9 साल राज किया और फिर सत्ता से बाहर होने के बाद 4 साल देश से बाहर रहे। अब उन्होंने ऐसे समय फिर पाकिस्तान का रास्ता थामा है जब वहां सियासत एक चुनावी मोड़ पर खड़ी है। मुशर्रफ चुनाव लड़ रहे हैं पर उनकी एक और लड़ाई अदालत में भी चल रही है। इस्लामाबाद में हमारी साथी इरम अब्बासी ने मुशर्रफ से खास बातचीत की और उनके सामने कानूनी चुनौतियों और उनकी राजनीति पर उसके असर पर सवाल किए। उस वक्त एक एनवायरनमेंट थी, उस एनवायरनमेंट में एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में चला रहा था, एक ट्रांजिशन प्रोसेस जिसमें सस्टेनेबल डेमोक्रेसी में इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा था। उसमें कुछ एक्शन लिए गए, वो सारी वो हिस्ट्री है और वो कोर्ट्स में पेश किए जाएंगे। जाहिर है। आपको लगता है कि पाकिस्तान की अदालतें आपको इंसाफ दे पाएंगी? उम्मीद तो आई, अगर अदालत से इंसाफ नहीं मिले तो कहां से मिलेगी? आपको इतने बड़े लीगल चैलेंजेस का सामना है, तो इनमें आप इलेक्शन कैंपेन अपनी कैसे करेंगे? सही बात है, मतलब मल्टीपल फ्रंट्स हैं जिनको कॉम्बैट करना पड़ेगा, लेकिन इलेक्शन लड़ना तो सबका हक है। इस्लामाबाद और कराची के आपके नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं हुए, जबकि चित्राल के एक्सेप्ट हो गए हैं। तो अगर वो भी रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि PMLN और PTI उसको चैलेंज करेगी, तो फिर आप क्या करेंगे? चित्राल से लड़ेंगे, जो कुछ भी होता है वो तो लीगल इशू है। वहां पर आप खुद जाएंगे चित्राल में? जाऊंगा उधर, एक दफा तो जरूर जाऊंगा और उसके बाद उनसे कैंपेन जब चलेगा तो अब तो इलेक्ट्रॉनिक आपके मीडिया भी इस्तेमाल हो सकता है, स्काइप पे आदमी बोल सकता है, टेलीफोन पे एड्रेस कर सकता है, तो ये सारी चीजें, लेकिन एक दफा तो जरूर जाऊंगा। आपने कराची में कहा कि आपको ह्यूमिलिएशन फील हुई जब आप वापस यहाँ पर आए, और तो क्या कोई पशेमानी है कि आप पाकिस्तान क्यों वापस लौटे? वो तो इनिशियल एक रिएक्शन था, लेकिन बाद में मैंने उसे रैशनलाइज किया कि वो जो एक मैं खुद ही कहता रहा हूं कि कानून के सामने हर शख्स बराबर है, तो वो क्या मेरे पे नहीं अप्लाई करता? सुप्रीम कोर्ट में मुतालबा किया गया है कि आपका नाम ECL में डाला जाए, तो अगर आप पाकिस्तान में ही बंद होकर रह गए तो ये आपको कबूल है? मैं तो यहाँ रहने के लिए आया हूँ, बाहर जाने के लिए नहीं आया हूँ। मैं इधर रहने के लिए और इलेक्शन में कंटेस्ट करने के लिए आया हूँ। आने वाले दिनों में पाकिस्तान से चुनावों की गहमागहमी की कुछ और खबरें भी हम दिखाएंगे। ग्लोबल इंडिया में आगे देखिए। तबला वादक तलवीन सिंह के साथ सुनिए। कभी छोटी सी शरारत बन जाए आफत, और जिंदगी is good, TT Innerwear, TT is good। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। मम्मा, सूरज को गर्मी क्यों नहीं लगती? क्योंकि वो आसमान के टुकड़े से नहाता है। आसमान का टुकड़ा? आसमान के टुकड़े से नहाए, बादलों को तौलिया बनाए, झिलझिलाती को झिलझिलाती बनाए। ग्लिसरीन और मिंट एक्सट्रैक्ट से भरा बेस बनाए रखे त्वचा को सॉफ्ट और फ्रेश समर्स में भी। अब आपको गर्मी नहीं लगती? मासूम त्वचा, मासूम बेस। आप ऐसे चलते हैं,
क्या आप सीढ़ियों पर ऐसे चढ़ते हैं? क्या आप ऐसे लिखते हैं? जब आप उल्टा चलते नहीं, सीढ़ियों पर उल्टा चढ़ते उतरते नहीं, उल्टा लिखते नहीं, तो फिर उल्टी साइड में ड्राइव क्यों करते हैं? सही लेन में चलें, यातायात के सभी नियमों का पालन करें। हर साल करीब 1.5 लाख लोग हादसों की भेंट चढ़ जाते हैं। उल्टी लेन में ड्राइविंग यानी हादसे को न्योता। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जर्मनी दौरा, कई द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई बातचीत, दोनों देशों के बीच हुए कई समझौते, डेज ऑफ इंडिया कार्यक्रम का हुआ समापन कार्यक्रम को प्रधानमंत्री ने किया संबोधित। देखिए सोमवार रात 9:03 पर बर्लिन में मनमोहन, ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। देखिए ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 823, एयरटेल पर चैनल नंबर 289, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 163, बिग टीवी पर चैनल नंबर 416, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 782। देखिए आपका अपना चैनल। पहाड़ी संस्कृति की पहचान लेकर आज का उत्तराखंड बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर। उस राह पर घटती हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे का सफर। अपना उत्तराखंड इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं ओमी मोबाइल फॉर मी। आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया, मैं हूं नेहा भटनागर। और अब बात उनकी जिनको अक्सर अनदेखा किया जाता है, झाड़ू पोछा बर्तन साफ करना। भारत का शायद ही कोई मध्यम वर्गीय घर हो जिसमें घरेलू नौकर नहीं होंगे, लेकिन क्या आपने कभी उनके हक के बारे में सोचा है? ना कोई छुट्टी ना पेंशन। भारत में घरेलू नौकरों को तो श्रम कानून मजदूर तक नहीं मानता। ब्राजील में पिछले दिनों एक बड़ा बदलाव हुआ, वहां घरेलू नौकरों को दूसरे कामगारों जैसे हक दिलवाने वाला कानून बन गया। भारत में भी कुछ ऐसी ही मांग होती रही है। अपर्णा घार भारत के लाखों घरेलू नौकरों में से एक हैं। वे दिन में 12 घंटे काम करती हैं। अपर्णा मुंबई के 5 घरों में बर्तन मांजना और घर की सफाई जैसे काम करती हैं। पगार वाढवून मागतो, परत हमें वक्त पर तनख्वाह नहीं मिलती, साथ ही हफ्ते में एक दिन छुट्टी मिलने में भी दिक्कत होती है। ये सब तो मालिकों पर निर्भर है। भारत का श्रम कानून किसी फैक्ट्री के कर्मचारी की तरह घरेलू नौकरों को मजदूर नहीं मानता, बावजूद इसके कि करीब हर शहरी मध्यम वर्गीय घर में ऐसे नौकर काम करते हैं। इसी वजह से उन्हें छुट्टियों जैसे आम से दिखने वाले अधिकार भी मुहैया नहीं हैं। ये महिलाएं मुंबई में घरेलू नौकर के साथ दुर्व्यवहार का विरोध कर रही हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि घरेलू नौकरों की मानसिक प्रताड़ना और शारीरिक शोषण कोई असाधारण बात नहीं है, लेकिन हाल ही में संसद ने कामकाजी महिलाओं के यौन शोषण के विरुद्ध जो कानून पारित किया है, उसमें घरेलू नौकरों को भी शामिल किया गया है। साल 2008 में घरेलू नौकरों को ध्यान में रखकर एक कानून का मसौदा तैयार किया गया था, लेकिन उसे अब तक कानून की शक्ल नहीं दी जा सकी है। भारत में घरेलू नौकरों की कोई बड़ी यूनियन तक नहीं है और यही वजह है कि वो मजबूती से अपनी मांगे आगे नहीं रख पाए हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ के अनुसार साल 2010 में भारत में 1 करोड़ घरेलू नौकर थे। ये आंकड़ा 2005 से 2 गुना है और इनमें से 70% महिलाएं हैं। मैंने पिछले 1-2 सालों में देखा है कि इस मामले पर नीति निर्धारण के लिए प्रतिबद्धता बढ़ी है। ऐसी नीतियों का सिस्टम के भीतर से आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। कुछ जानकार कहते हैं कि घरेलू नौकर भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देते हैं, क्योंकि वो जिन लोगों के घर संभालते हैं वही लोग नौकरियां कर देश के विकास में योगदान देते हैं। योगिता लिमय, बीबीसी न्यूज, मुंबई। घरेलू नौकरों के हक की लड़ाई। और अब समय है क्लिक का। तकनीक की दुनिया में हो रही हलचलों की जानकारियों के साथ मुकेश शर्मा।
एडिनबरा के हैरियट वॉट यूनिवर्सिटी ने एक ऐसी तकनीक इजाद की है जिससे लेजर के इस्तेमाल से 3D आकार में बनी वस्तुओं को 1 किलोमीटर की दूरी से भी स्कैन किया जा सकता है। हालांकि ये तकनीक मानव शरीर को स्कैन करने में इतनी कामयाब साबित नहीं हुई है। फेसबुक पर अपने दोस्तों के अलावा दूसरे लोगों को मैसेज करना अब लोगों को महंगा पड़ सकता है। अमेरिका में ये नया सिस्टम अभी ट्रायल पर है, लेकिन ब्रिटेन में 30 लाख फेसबुक यूजर्स को मैसेज के लिए चार्ज किया जा चुका है। फेसबुक ने हालांकि अभी ये नहीं बताया है कि मैसेज के कितने पैसे कटेंगे, लेकिन माना जा रहा है कि एक मैसेज का चार्ज $1 तक हो सकता है। ब्रिटेन के एक चर्च में होने वाली सभा में पहली बार पूजा अर्चना के लिए स्तुति किताबों की जगह टैबलेट लाई गई है। वाईफाई से जुड़ी हुई ये टैबलेट डर्बी के सेंट जॉन चर्च में इस्तेमाल की गई। ग्लोबल इंडिया में देखिए अगले सप्ताह मौत के मुंह से बची मलाला को तो ब्रिटेन में मिली नई जिंदगी, लेकिन क्या है हाल पाकिस्तान में उनके साथियों का और कैसे बन रहे हैं डिजिटल तकनीक से हॉलीवुड में हीरो हीरोइनों के चेहरे। कश्मीर को कुदरत की खूबसूरती का एक ऐसा नाम माना जाता है जिसे जन्नत तक कहकर बुलाया गया, पर इस जन्नत पर बीच बीच में काला साया भी पड़ता रहा। कभी बंदूक की गोलियों से खून खराबा हुआ तो कभी कोई अपराध, जैसे पिछले दिनों वहां एक ब्रिटिश पर्यटक की हत्या हुई। मगर इन सुर्खियों से परे पिछले दिनों कश्मीर का एक और चेहरा नजर आया। यूरोप के आल्प्स पर्वत और अमरीकी रॉकीज से दूर ये है भारतीय कश्मीर का हिमालय पर्वत। भारत पाक नियंत्रण रेखा से कुछ ही मीलों की दूरी पर बर्फ का ये दिलकश नजारा है गुलमर्ग का। 1990 के दशक में घाटी में तनाव के बाद भारतीय कश्मीर में पर्यटकों की तादाद में कमी देखने को मिली, लेकिन पिछले कुछ सालों से यहाँ पर्यटकों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। 2009 में 6 लाख पर्यटकों ने भारतीय कश्मीर की वादियों का लुत्फ उठाया, जबकि 2012 में 13 लाख पर्यटकों ने कश्मीर का रुख किया। We are from बेंगलुरु, कर्नाटका it is. हम कर्नाटक के बेंगलुरु से यहाँ हनीमून मनाने आए हैं। कश्मीर वाकई बहुत खूबसूरत है। हालांकि कश्मीर में कमाई का सबसे बड़ा जरिया खेती बाड़ी है, लेकिन पर्यटन क्षेत्र से यहाँ कई लोगों की रोजी रोटी चलती है। सर्दियों में ज्यादातर सैलानी गुलमर्ग का ही रुख करते हैं, बल्कि गर्मियों में भी। स्थानीय लोगों की जिंदगियां पर्यटकों से आने वाले पैसे पर ही निर्भर है। हालांकि गुलमर्ग भारतीय ही नहीं बल्कि बाहरी सैलानियों के बीच भी बेहद लोकप्रिय है, लेकिन नियंत्रण रेखा से इसकी करीबी की वजह से कई देश अपने पर्यटकों को यहाँ न आने की सलाह देते हैं। पिछले कुछ महीनों में भारत और पाकिस्तानी सेना के बीच नियंत्रण रेखा पर हुआ तनाव और अफजल गुरु को फांसी दिए जाने के बाद घाटी में कर्फ्यू की वजह से भी पर्यटन क्षेत्र को थोड़ा धक्का लगा है। बहरहाल कश्मीरी पर्यटन को चलाने वाले लोग अप्रैल से लेकर जून के सीजन की तैयारियों में जुट गए हैं और इन्हें उम्मीद है कि तनाव का माहौल फिर लौट कर न आए। शालू यादव, BBC न्यूज। मशहूर संगीतकार तलवीन सिंह तबला और इलेक्ट्रॉनिक का शास्त्रीय संगीत के साथ संगम कर फ्यूजन म्यूजिक के लिए जाने जाते हैं। लंदन में भारतीय उपमहाद्वीप की कला और संस्कृति को प्रस्तुत कर रहे एल्केमी फेस्टिवल में तलवीन 3 क्लासिक हिंदी फिल्मों में लाइव संगीत देंगे। हमारे स्टूडियो में उन्होंने दिखाई इसकी एक झलक, तो आप भी सुनिए। हमारे परंपरा में जो चीज सदियों से पहले से बनी है उसको जारी रखना हमारा मकसद ही होता है। मेरा जो स्टाइल है म्यूजिक एज अ म्यूजिक कंपोजर, मतलब वो हिट ट्यून नहीं होते, लेकिन आप डूब जाएंगे हमारे संगीत में। कभी तो लगता कि हम समुद्र में तैरने की कोशिश कर रहे हैं, और यही थोड़ा सा इसकी झलक मेरे संगीत में होती है कि एक सर्च, एक खोज है कि क्या हो सकता है। इस सांस से तो लंदन में भी हमने भारत को महसूस किया। फिलहाल लंदन से BBC ब्रॉडकास्टिंग हाउस से नेहा भटनागर को अनुमति दीजिए। नमस्कार। दुनिया की तमाम बड़ी खबरें
चाहे वो सियासत से जुड़ी हो या फिर अर्थव्यवस्था से, ग्लैमर की दुनिया हो या फिर विज्ञान जगत का हाल, दुनिया भर की खबरों से हम आपको रखेंगे अप टू डेट अपने प्रोग्राम दुनिया अपडेट में। तो देखना न भूलिए दुनिया अपडेट रविवार शाम 6 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनलों पर। आबादी करीब 20 करोड़, फिर भी रह गए पिछड़े। कमी नहीं है संसाधनों की, फिर भी नहीं सुधरे हालात। आजादी से आज तक चलता रहा वादों और दावों का सिलसिला। मिला कुछ, अधूरा रह गया बहुत कुछ। कहाँ रह गई कमी? क्यों रह गए अल्पसंख्यकों की तरक्की के ख्वाब अधूरे? देखिए सरकारों के दावों और हालात की सच्चाई दिखाता कार्यक्रम अधूरे ख्वाब इस समय पर। हेलो टू ऑल माय लवली व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट नेहा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो यंग अंदाज, जहां पे हम करते हैं खूब सारी मस्ती, खूब सारा धमाका और आपका गोलमाल भी करते हैं। तो चलिए अपना आज का भी एपिसोड हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि क्या एक्सक्लूसिव मैं आपके लिए लेके आई हूं आज के एपिसोड में। क्या हो सकता है कि फ्यूचर में इसके अलावा और कुछ मतलब इन्वेंशन हो ही ना, हम लोग सिर्फ इतने पे ही लिमिटेड हैं। हम लोग इतने टाइम से मिल रहे हैं, इतनी दोस्ती हो गई है हम लोग के बीच कि मेरे दिन ही नहीं कटते आप लोगों से बात किए बिना। इसीलिए मैं निकल पड़ती हूँ आप लोग के व्यूज जानने के लिए, कुछ ऐसे टॉपिक्स पे जिसपे कि आपके व्यूज जानना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अपने पहले सेगमेंट की, जिसका नाम है बिंदास बोल। तो मैंने अपने यंग फ्रेंड्स से यही जानने की कोशिश करी कि इज इट राइट टू डिपेंड फुल्ली ऑन द गैजेट्स एंड द टेक्नोलॉजी? क्या ये बात सही है कि हम पूरी तरह से गैजेट्स और जो बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी है उस पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो जाए? चलिए देखते हैं कि उन्होंने क्या जवाब दिया। सॉफ्टवेयर्स हैं जो हम लोग क्या कहते हैं पीसी और लैपटॉप में रहते थे, वो अब हम लोग मोबाइल्स में है हम लोगों के पास, तो हम लोग मोबाइल्स में यूज कर रहे हैं। और पोर्टेबल होता है, जैसे कि कंप्यूटर को ले नहीं जा सकते हम लोग कहीं पे, पर मोबाइल फोन इजीली अवेलेबल रहते हैं तो हम लोग हर जगह से ले जा सकते हैं। इंटरनेट फैसिलिटी हम लोग की काफी मतलब आसान हो गई, हम लोग कहीं भी इंटरनेट यूज कर सकते हैं। मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंसी आजकल एक तरह से एक रिक्वायरमेंट हो गई है, मतलब कि बहुत एसेंशियल है कि आजकल जो डिवाइसेस गैजेट्स लोग यूज करते हैं तो उसको यूज करें, लेकिन उन पर डिपेंडेंसी भी बहुत बढ़ गई है। मतलब कि बच्चे बाहर खेलने नहीं जाना चाहते, लोग इंटरैक्ट नहीं करना चाहते, लोग अपने सिस्टम पे बैठ के मूवी देखना ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं एज कम्पेयर टू लोगों से जाकर मिलने के कंपैरिजन में। तो इसलिए मतलब डिपेंडेंसी ज्यादा हो गई है, लेकिन वो एक मतलब इट इज लाइक नेसेसरी इविल, मतलब जरूरी भी है और फिर दिक्कतें भी हो रही है इसकी वजह से। तो जैसे कि अभी हम लोग कुछ भी किसी भी चीज के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए रहती है, तो हम पर्टिकुलरली किसी टीचर या किसी आदमी को ना सीख करके, हमारे पास मोबाइल फोन है, उसमें इंटरनेट होता है, तुरंत गूगल है, उसमें कुछ भी आया हम सर्च करके तुरंत उसके बारे में इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं। ठीक, डिक्शनरी हुई, आप एक भारी सी ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी लेके इधर उधर घूमने से अच्छा मोबाइल फोन में एक छोटी सी ऐप आता है, एंड्रॉइड फोन से आजकल खास तौर पे, कि आप डाउनलोड करिए, कोई भी मीनिंग हुआ तुरंत आप ढूंढिए, एकदम आराम से आपका काम होगा। जो युवाओं में डिप्रेशन का जो आजकल हम लोग देख रहे हैं ट्रेंड, ये भी गैजेट्स का ही एक मेरे हिसाब से एक दुष्परिणाम है। अब देखिए इंटरनेट इतना इजी हो गया है, हर तरह के गैजेट्स में अवेलेबल है, तो एक तरह का इन्फॉर्मेशन बूम हो रहा है, हर चीज आपको तुरंत मिली जा रही है, इतना सारा इन्फॉर्मेशन तुरंत प्रोसेस करना, अप टू डेट रहना, तो एक तरह से डिप्रेशन बढ़ रहा है युवाओं में, तो हर चीज समय से पहले होती जा रही है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत गलत भी हो रहा है कि हम लोग पूरे टाइम गैजेट्स और स्क्रीन्स में लगे हुए हैं। गैजेट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है यूथ के लिए, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम लोग कैलकुलेटर्स हैं, हम लोग हमेशा कैलकुलेटर्स करते हैं, बिना कैलकुलेटर के हम इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। या लैपटॉप्स है तो उसमें हमें सारी प्रोग्रामिंग या कुछ भी हमें जो इलेक्ट्रॉनिक उसमें करना होता है, हम लैपटॉप पे डिपेंडेंट रहते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट है। बट हाँ, ये भी है कि इन सब गैजेट्स से हेल्थ पे थोड़ा असर पड़ता है। यूथ बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं इन सब गैजेट्स पे और सराउंडिंग से ज्यादा कनेक्टेड नहीं है, तो मतलब अच्छी बात है, मगर हाँ थोड़ा सा
लिमिटेड एरिया में होना चाहिए। मेरे हिसाब से गैजेट्स की वजह से ह्यूमन इंटेलिजेंस बहुत कम होता जा रहा है। आज ही मैंने एक इंसिडेंट देखा है, एक लड़की को सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए, एक बहुत सिंपल सब्ट्रैक्शन एडिशन करने के लिए भी उसको एक कैलकुलेटर की जरूरत पड़ी है। बट एक्चुअली देखा जाए तो बेसिक नॉलेज तो इतनी होनी चाहिए कि आप इस तरीके से छोटे मोटे मतलब इतना ज्यादा डिपेंडेंट ना हो गैजेट्स के ऊपर, ताकि जो एक्चुअल में ह्यूमन इंटेलिजेंस है वो मेंटेन रहे। आज हम लोग इस लेवल पे सब कुछ इतना डिपेंडेंट हो जा रहे हैं, तो क्या हो सकता है कि फ्यूचर में इसके अलावा और कुछ मतलब इन्वेंशन हो ही ना, हम लोग सिर्फ इतने पे ही लिमिटेड रह जाए। गैजेट्स का यूज हमारा आज के टाइम में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इनफैक्ट हर चीज के लिए आजकल जितने एंड्रॉइड फोन्स आ रहे हैं हर चीज के लिए ऐप होती है। इनफैक्ट पूरा मोबाइल ऑफिस हमारा जितना MS ऑफिस, MS वर्ड, सब चीजें कंप्यूटर से लैपटॉप से लेकर हम लोग के फोन में आ गई हैं। तो ये एक बच्चों के लिए बहुत ईजी है, स्टूडेंट्स के लिए ईजी बना दिया गया है। हर चीज आपके फोन में सेव होती है, चाहे टाइम शेड्यूल से लेकर आपके असाइनमेंट्स आपके फोन में सेव होते हैं। मुझे लगता है कि आजकल का जो युवा है वो बहुत ज्यादा आजकल के गैजेट पे निर्भर कर रहा है। हमारी दिन की शुरुआत फेसबुक से होती है, हमारी सारी पढ़ाई की चीजें वो सब हम गूगल पे करते हैं। और मैं एक इंजीनियरिंग का छात्र हूँ, मैं मानता हूँ कि यदि मेरे पास ये सब चीजें नहीं होती तो शायद इट वुड हैव बीन इम्पॉसिबल फॉर मी टू डू इंजीनियरिंग बिना गैजेट्स के मुश्किल है। आज हर एक हम सबके पास सारे गैजेट्स, लेटेस्ट गैजेट्स हैं। आज के जमाने में यूथ बहुत ज्यादा डिपेंड हो चुका है। मोबाइल्स हैं, लैपटॉप्स हैं, पामटॉप्स हैं, स्मार्टफोन्स आ रहे हैं, तो सब पे डिपेंड होता जा रहा है। एंड एक तरह से अच्छी बात है, क्योंकि जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस हो जा रही है, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। इंडिया थोड़ा सा पीछे है, बट अदरवाइज ओवरऑल देखा जाए तो वर्ल्ड में तो मॉडर्नाइजेशन हो गया है, तो उसके साथ अपडेट रहेंगे तो ये बेटर है। एंड यूथ इसको अडॉप्ट करता जा रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। वेल नो डाउट ये बात तो सही है कि गैजेट्स और टेक्नोलॉजी ने हमारे सारे काम बहुत ही ज्यादा आसान कर दिए हैं, लेकिन कुछ ज्यादा ही उन पे यूज टू हो जाना ये बात सही नहीं है। हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्क भी करना चाहिए, जिससे हमारा माइंड एकदम फ्रेश रहे, एकदम तरोताजा रहे, एकदम अच्छे से काम करता रहे और हमारी बॉडी भी फिजिकली एकदम फिट रहे। फिलहाल अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मेरी ड्यूटी है आपको ये याद दिलाना कि आपके फीडबैक्स मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से अपने फीडबैक्स मुझे मेल कर दीजिए। यू कैन मेल मी ऑन young.andaz@gmail.com। वेल अभी तो वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद मैं जल्दी से वापस आऊंगी और आपके लिए लेके आऊंगी म्यूजिक से भरी हुई बहुत सारी मस्ती। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए मेरे साथ यंग अंदाज। एक नौकरी, पोस्ट या टारगेट के पीछे भागने की मजबूरी नहीं है। सेल्स एक जोश है, जुनून है, एक जज्बा है। अगर बेचना है आपकी आदत और जीतना है आपकी फितरत, तो आप बन सकते हैं सेल्स का बाजीगर। सुकैब प्रेजेंट्स ETV सेल्स का बाजीगर इन पार्टनरशिप विद दैनिक जागरण जल्द आ रहा है आपके शहर में। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें। तो भैया वेरी सिंपल, हमें अपने सेल्स का हुनर दिखाइए, क्या पता ये मौका आपकी जिंदगी बदल दे। मेवाड़ महोत्सव उदयपुर की शान, जिसमें झलकती है राजस्थान की संस्कृति, जो करता है मेलों और त्योहारों के सराबोर। जरूर से देखिएगा रसोई से का मेवाड़ महोत्सव 13 और 15 अप्रैल को दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। हिमरत्न यानी एक्स्ट्रा कूल। मधुसूदन राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। पहाड़ी संस्कृति की पहचान लेकर आज का उत्तराखंड बढ़ चला है नई दिशा में नई आशाएं लेकर। उस राह पर घटती हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे का सफर। अपना उत्तराखंड इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं Xiaomi मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें, अपने अपने
करते हैं सब इंडस्ट्री में। इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच। नमस्कार, हाजिर हूँ मैं प्रवीण दत्ता, लिए आपका फेवरेट क्राइम शो दास्तान-ए-जुर्म। जब हैवानियत के तूफान में करहा उठे इंसानियत,